हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ट्यूटोरियल 1। लास्ट वीडियो में हमने ट्यूटोरियल 0 सॉल्व किया था। ट्यूटोरियल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। 100 ग्राम ऑफ लिथियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर एट 295 केल्विन एट 8 GPa which undergoes a phase transition to BCC crystal structure। 295 केल्विन पर वो एफसीसी था एंड एट रूम टेम्परेचर पे उसका फेज ट्रांजिशन होता है, इट कन्वर्ट्स टू बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपॉन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर एंड रिमूवल ऑफ प्रेशर। सो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, इफ इट्स डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर इज गिवन, दैट इज एट बीसीसी स्ट्रक्चर, इसकी डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज द डेंसिटी एट 295 केल्विन? बेस्ड ऑन योर आंसर whether lithium expands or contracts after the transition। सो बेसिकली हमें डेंसिटी पता है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, हमें वॉल्यूम में रिलेशनशिप चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बट वी नो मास इज कांस्टेंट फॉर लिथियम, कांस्टेंट। इट मींस density has inverse relationship with volume। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द, अब देखो वॉल्यूम हमें किसी का भी गिवन नहीं है, ना 295 केल्विन पर गिवन है ना रूम टेम्परेचर पर गिवन है। इट मीन्स हम वॉल्यूम को तो यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटी विद, यू कैन से रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटी विद पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन वी नो फॉर डिफरेंट लैटिस, फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर। एफसीसी के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन पता है कितना होता है, 74%। एंड बीसीसी के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन पता है कितना होता है, 68%। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, ओके, is directly related। So in FCC your packing fraction is 74%, in BCC structure your packing fraction is 68%। so can I say from here that density of BCC structure divided by density of FCC structure is packing fraction of BCC structure, that is 0.68 divided by 0.74। सो FCC का मेरे पास क्या है, सॉरी BCC का मेरे पास डेंसिटी गिवन है। So density for FCC structure will be simply 0.74 upon 0.68 times density कितना गिवन है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So your density for FCC structure will be, if you calculate this, it will come out to be 0.58 gram per centimeter cube। So this is answer to part 1। now he is asking, tell whether lithium will expand or contract। so see, ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है वो पूछ रहा है, आफ्टर द ट्रांजिशन। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें बताना है लिथियम एक्सपैंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा आफ्टर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है, एफसीसी स्ट्रक्चर से बीसीसी स्ट्रक्चर में। जब वो एफसीसी में था उसकी डेंसिटी कितनी थी, यू कैन से डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। सो जब वो एफसीसी में था तो उसकी डेंसिटी और यू कैन से पैकिंग फ्रैक्शन 74% था, और जब वो बीसीसी में था तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन 68% हो गया। मींस डेंसिटी कम हो गई है, एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी कम हो गई है तो वॉल्यूम क्या होगी, एक्सपैंड होगी। सो यू कैन राइट दैट lithium will expand, okay, you can say lithium will expand, therefore, and you can say direct relationship, density is directly related to 1 by V। now what is part B or part 2? determine the highest linear density of lithium at room temperature। now what is linear density? so how do we define linear density?
So linear density is the number of atoms along a direction to the length of that direction. So how do we define linear density? Linear density क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स, देखो एक तरह की डेंसिटी है लेकिन लीनियर, जिसकी डायमेंशन लेट्स से एटम्स पर सेंटीमीटर, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एटम्स पर सेंटीमीटर. सो इट इज नंबर ऑफ एटम्स along a direction to length of that direction, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट डायरेक्शन. दिस इज लीनियर डेंसिटी. अब देखो लीनियर डेंसिटी हमें कहाँ निकालनी है? एट रूम टेम्परेचर. तो हम रूम टेम्परेचर पर क्या कंसीडर करेंगे? एंड वी नो रूम टेम्परेचर पर हमारा जो लिथियम का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो किस उसमें है? बीसीसी स्ट्रक्चर में है. सो फॉर बीसीसी, सॉरी, सो एट रूम टेम्परेचर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? नॉट एचसीसी, बीसीसी स्ट्रक्चर. एंड बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? हमारे पास कॉर्नर्स पर एटम होते हैं एंड एक एटम हमारे पास कहाँ होता है? बॉडी सेंटर्ड पर होता है. ओके, सो उस केस में हम एक डायरेक्शन लेते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था जिसमें हम एक ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. कहाँ पर? टू द कोऑर्डिनेट 1 1 1 1 1 1. ठीक है, एक हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं. इस वेक्टर के अलोंग हम अपनी क्या करेंगे? लीनियर डेंसिटी को डिफाइन करेंगे. ओके, सो फॉर बीसीसी यू कैन से फॉर बीसीसी हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स अलोंग अ डायरेक्शन. सो इफ यू टेक दिस डायरेक्शन, नंबर ऑफ एटम्स in a BCC structure is 2. Number of atoms is 2. And what is the length of this vector which is passing through the body diagonal? So the body diagonal, length of body diagonal will be root 3a. So length of body diagonal is root 3a. Okay, for BCC again. Now linear density will be equal to number of atoms in that direction 2 divided by length of that direction, that is root 3a. So we have to find first of all a, then we will plug here and we will get the linear density. So what is a? A you can calculate from the density. देखो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो लास्ट में आपको एक तो एटॉमिक मास गिवन है एंड आपको डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी है दैट इज रो BCC 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी D, डेंसिटी और यू कैन से रो इज इक्वल टू n number of atoms divided by Avogadro number, it will give me number of moles, multiply by atomic mass. So this whole quantity is mass. Now you have to divide by volume, and volume is equal to a cube for cubic unit cell. ठीक है, okay, so density is 0.53 gram per centimeter cube. Number of atoms is 2. Avogadro number is 6.023 into 10 raised to power 23. Now atomic mass, atomic mass हमारे पास है 6.941 ग्राम पर मोल. So 6.941 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं a क्यूब. सो यहां से अगर आप a कैलकुलेट करोगे so it will come out to be 3.52 multiply by 10 raised to power minus 8. It will be in centimeter. ठीक है, so use this value of a in this formula. So you get your linear density 2 upon root 3
times A, that is 3.52 into 10 raised to power minus 8, and when you solve this expression you get 3.28 into 10 raised to power 7. लीनियर डेंसिटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने? एटम्स पर सेंटीमीटर, एटम्स पर सेंटीमीटर. ओके, so this is your formula, this is your answer, final answer, sorry. आई होप आपको ये क्लियर है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक एक पार्ट और बाकी है उसमें, सी पार्ट और थर्ड पार्ट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड लिथियम एटम बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन एंड जस्टिफाई योर आंसर. देखो, बिफोर ट्रांजिशन वो किस स्टेट में था? एफसीसी स्ट्रक्चर था. आफ्टर ट्रांजिशन वो किस में था? बीसीसी स्ट्रक्चर में था. सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहां पे. So atomic mass, this is part C, or you can say third part. एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? इज मास जो आपके पास गिवन है डिवाइड बाय, हमारे पास मास गिवन है 100 ग्राम्स ऑफ लिथियम, सो नंबर ऑफ एटम्स. ओके, सो अगर आप यहां से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू मास. मास इज गिवन 100 ग्राम ऑफ लिथियम, तो यहां पर गिवन है. ठीक है, सो 100 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है 6.941 ग्राम पर मोल. ओके, सो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा. एक मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? सो जब आप यहां पे सोल्व करोगे, सो 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स. जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 6.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो आपके पास ये नंबर आएगा 8.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 एटम्स. सो 100 ग्राम लिथियम में आपके पास कितने एटम्स हैं? 8.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 एटम्स. अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल. कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड लिथियम एटम बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन. सो हम लिखते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं बिफोर ट्रांजिशन. सो बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन. हमारे पास जो लिथियम था वो किस स्ट्रक्चर में था बिफोर ट्रांजिशन? एफसीसी. आफ्टर ट्रांजिशन हमारा लिथियम था बीसीसी स्ट्रक्चर में. एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हमारे पास कितने होते हैं? 4. बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं? 2. नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल will be equal to number of atoms divide by number of atoms per unit cell. पर यूनिट सेल. सो यहां पर भी एटम से एटम में डायमेंशनली मैं आपको बता रहा हूं, दिस फ्रैक्शन विल गिव यू द नंबर ऑफ यूनिट सेल. सो इफ यू चेक, आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24. 8.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज 4. So your number of unit cell will be 2.16. If you divide this 2.16 into 10 raised to power 24, this will be your number of unit cell in FCC, that is before transition. And यहाँ पर भी similarly number of unit cell कितने होंगे? Number of atoms, that is 8.67 into 10 raised to power 24
divide by number of atoms per unit cell, that is 2. So it is simply 4.33 into 10 raised to power 24 unit cells. ओके, आई होप ये क्लियर है आपको. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. टाइटेनियम exhibit FCC structure at high temperatures and undergo an allotropic phase transition upon cooling to room temperature. Identify its most stable crystal structure at room temperature based on the following information. तो उसने बताया कि हाई टेम्परेचर पे टाइटेनियम कहाँ एग्जिबिट करता है, FCC स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड देन उसके एलोट्रोपिक फेज ट्रांजिशन होते हैं अपॉन कूलिंग. जब हम उसे रूम टेम्परेचर से कूल करते हैं तो उसके अंदर कुछ ट्रांजिशंस होते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उसका ट्रांजिशन या कौन सा स्ट्रक्चर में वो मोस्ट स्टेबल है. सो देखो, मोस्ट स्टेबल वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसके क्या कह सकते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है बेसिकली. क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमें कितने टाइप के स्ट्रक्चर हमें पता है. हमें पता है सिंपल क्यूबिक, हमें FCC स्ट्रक्चर पता है, हमें BCC स्ट्रक्चर पता है, हमें एज सेंटर्ड क्यूबिक पता है. सो इन सबको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इनमें से किस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो टाइटेनियम है वो मोस्ट स्टेबल होगा. एक तरीका हम सोच सकते हैं कि हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स अगर निकाल लें टाइटेनियम के अंदर, देन वी कैन कंपेयर कि अगर इफेक्टिव एटम्स हमारे पास एक आता है तो देन आई कैन से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर वो स्टेबल होगा. अगर मेरे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 4 आते हैं देन आई कैन से FCC के अंदर स्टेबल होगा. BCC के अंदर अगर 2 आते हैं देन आई कैन से BCC में वो स्टेबल हुआ. सो आवर अल्टीमेट एम इज टू फाइंड द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स फॉर टाइटेनियम. ओके, एंड उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर आपको गिवन वैल्यूज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है एंड एज लेंथ गिवन है. तो यूजिंग डेंसिटी एंड एटॉमिक मास हम कुछ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को रिलेट कर सकते हैं. कैसे, अभी हमने देखा कि डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय atomic mass, this will give you the total mass and you divide this total mass by volume, so this will give you the density. ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं. देखो n, फिर n इज योर नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल. यही इसके अंदर बस एक समझने की चीज थी कि आपको कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. सो योर डेंसिटी, so density is equals to 4.5 gram per centimeter cube, and we have to find Avogadro number is 6.023 into 10 raised to power 23. Atomic mass is 47.867 gram per mole. ठीक है, ग्राम पर मोल. and your V, volume is A cube. यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, A cube. So A cube is A is given 473 into 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर. सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है. तो दोनों साइड सेंटीमीटर लेंगे तो यूनिट्स विल कैंसिल. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस, यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी 1. ठीक है, सो इट मीन्स हमारा जो टाइटेनियम स्टेबल होगा वो कहाँ पर होगा, FCC स्ट्रक्चर के अंदर. नॉट FCC, सॉरी, सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक, यू कैन से टाइटेनियम विल बी most stable in this structure. Okay, now let's move on to next question. Question number 3. BaTiO3 in its cubic phase assume the following structure. Barium TiO3
यहाँ पर इसके अंदर एक यूनिट सेल दिया हुआ है इन्होंने, एंड हमें Ba2+, Ti4+ एंड O2- इनकी पोजीशंस बताई हुई है। सो 1 Ba2 आयन एट ईच कॉर्नर, जो हमारा यूनिट सेल है उसके एक कॉर्नर पर क्या है, Ba2+ है। 1 Ti4+ आयन एट बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, तो हमारा जो Ti4+ आयन है वो उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर है। ओके, एंड जो O2- है वो सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, मतलब ये कहाँ पर है, हर फेस के सेंटर पर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिमिटिव लैटिस स्ट्रक्चर। सपोज A इज द लैटिस कांस्टेंट, फाइंड आउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द basis ion and hence find the basis vector which can be associated to the primitive lattice A to form the crystal structure. So first of all हमें क्या given है वो लिख लेते हैं हम। So we are given that this Ba2+ ion, Ba2+ ion at corner, इनकी लोकेशन लिख लेते हैं एक बार, एंड Ti4+ ion at body center, and your O2- ion at the center of each face, at the center of each phase। ठीक है, तो अंडरलाइन देखो, सबसे हमें पहले बताना है कि इसमें प्रिमिटिव लैटिस स्ट्रक्चर क्या है। तो इफ यू फाइंड द प्रिमिटिव लैटिस स्ट्रक्चर, तो देखो कोई भी एटम लैटिस में हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बिकॉज हमारे पास जो एटम्स हैं एक तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट इज सिंपल क्यूबिक। इट इज, आप कह सकते हो कि फेस के सेंटर में भी तो प्रेजेंट है। सो वाई नॉट FCC, वाई नॉट BCC, बिकॉज आयंस आर डिफरेंट। अगर सेम आयन, मेरे कहने का मतलब है आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब के कॉर्नर्स पर आपके पास Ba2+ है, एंड अगर उसके फेस सेंटर पर भी Ba2+ होता, देन यू कैन से कि वो FCC स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर क्या है, आपके क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो Ba2+ है, लेकिन उसके फेस सेंटर्ड पर O2- है, एंड बॉडी सेंटर्ड पर Ti4+ है। सो इट इज नाइदर, समझ में आया, सो इट इज नाइदर FCC nor BCC। Why? Because ions are different. Different ions are present at corner, body and face center. So which kind of structure is this? It is a lattice will be, you can say lattice will be simple cubic, because at each corner same atoms are present, because at each corner कॉर्नर पर सेम है, तो इसलिए क्या है, ये सिंपल क्यूबिक है। सेम आयंस और यू कैन से एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बताना है, इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड बेसिस वेक्टर। तो देखो हमारे पास, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो बेसिस वेक्टर्स हैं, लेट्स से उनको A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो A1 विल बी सिंपली AX कैप, A2 विल बी AY कैप एंड A3 विल बी AZ कैप। ठीक है, दीज आर कार्टेशियन बेसिस वेक्टर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है Ba2+ के एंड Ti4+, क्योंकि पोजीशंस बतानी है। सो वी आर अज्यूमिंग, हम यहाँ पे एक चीज अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है, सेंटर पर कौन, सेंटर पर कौन है हमारे पास, बॉडी सेंटर पर Ti4+, ठीक है, एंड एक कॉर्नर पर है Ba2+। तो हम अपना एज्यूम करते हैं कि यहां पर मेरा सेंटर है जहां पर Ba2+ आयन है, एक कॉर्नर को हम एज अ सेंटर मान लेते हैं, और यू कैन से ओरिजिन, assuming origin at
वन ऑफ द कॉर्नर यहां पे हमारे पास Ba2+ आयन है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Ba2+ आयन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, ये कहां पर है, सेंटर पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 0 0 0। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर Ti4+, कोऑर्डिनेट ऑफ Ti4+ आयन, वो कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर के पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, A,2, अगर हमारे पास जो एज लेंथ है वो a है, तो बॉडी सेंटर की लोकेशन क्या होती है, A/2, A/2, A/2। सिमिलरली अब हम किसका लिखते हैं, O2- आयन का लिखते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O2- आयन विल बी 0, वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर, नॉट कॉर्नर्स, फेस सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। सो 0, A/2, A/2, फिर होगा आपके पास A/2, 0, A/2, फेस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास A/2, A/2, 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर योर डिफरेंट आयंस। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द प्रिमिटिव लैटिस इन ए। हमारे पास बेसिस वेक्टर थे, अब हमें उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालने हैं। एंड राइट डाउन एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी फॉर अ रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट HKL। सो जस्ट यस, तो हमें क्या करना है पार्ट बी में, एक तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालने हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स in terms of G। So for simple cubic हमारे पास जो लैटिस वेक्टर होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, उनका क्या रिलेशन होता है, दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक, ओके। सो इट इज 2π/a इन x कैप डायरेक्शन, B2 हमारे पास क्या होता है, 2π/b इन y कैप डायरेक्शन, एंड योर B3 इज 2π/a z कैप डायरेक्शन। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, दैट इज G, expression for reciprocal lattice vector G। So how do you write G? G is basically HB1 plus KB2 plus LB3, ठीक है, at point HKL। So simply put values of B1, B2, B3। So your G vector, that is reciprocal lattice vector, will be 2π/a H x cap plus 2π/b k y cap plus 2π/c L z cap, okay। So this is your reciprocal lattice vector। Now let's move on to next question। Show that the Fermi circle of a lithium lies within the first brilliant zone obtained from a square lattice of side A goes well beyond the first brilliant zone for magnesium। तो आपको फर्मी सर्कल ड्रॉ करना है फॉर लिथियम एंड मैग्नीशियम, इन दो एटम्स के लिए आपको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ड्रॉ करना है। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के ये देखना आपको कि किसका फर्मी सर्कल अंदर लाई करेगा एंड किसका बियॉन्ड लाई करेगा फ्रॉम द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो नाउ
फॉर लिथियम, देखो लिथियम के लिए हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, व्हाट इज लिथियम, लिथियम के लिए हमारे पास Z होता है 3, सो यू कैन से 1s2 2s1, तो आपके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ इफ यू राइट फॉर मैग्नीशियम, magnesium is Z is equals to 12, so you can write 1s2 2s2 2p6 and 3s2, तो आपके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, नाउ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा k स्टेट्स ऑक्यूपाइड होंगी, सो यू कैन राइट मोर इलेक्ट्रॉन मोर ऑक्यूपाइड k स्टेट्स. ठीक है, k states and larger will be the your Fermi circle, larger will be Fermi circle. तो आप यहां से भी बता सकते हो, बट इसको हम पूरा एक्सप्लिसिटली ड्रॉ करके दिखाएंगे कि यस फॉर मैग्नीशियम ये फर्मी सर्कल बड़ा होता है. देखो यहां से क्लियर है कि मैग्नीशियम के लिए हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही फर्मी सर्कल बड़ा होता है. ठीक है, बट हम कैसे शो करेंगे, देखो हमारा जो रेसिप्रोकल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारे पास 2a. सो रेसिप्रोकल वेक्टर मैग्नीट्यूड, यहां से शुरुआत करते हैं. रेसिप्रोकल वेक्टर मैग्नीट्यूड is 2a, sorry 2 pi by a. Now what is the for first brilliant zone, हमारे पास कहां पर होता है प्लस माइनस पाई बाय a पर होता है. दिस थिंग वी नो कि हमारा जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है, ब्रिलियन कहां पर लाई करता है प्लस माइनस पाई बाय ए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पर आपका सेंटर है, सो एट प्लस पाई बाय ए एंड माइनस पाई बाय ए आपका क्या होता है, ब्रिलियन जोन यहां पर लाई करता है इन दोनों के बीच में, एंड प्लस पाई बाय ए. सिमिलरली आपके पास यस, सो ये जो आपके पास रीजन होता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन. यहां पर ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज पाई बाय ए. नाउ फर्मी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम 2D के अंदर, देखो फर्मी वेक्टर इन 2D which is represented by kf. ओके, कैसे रिलेट करते हैं इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n where n is your electron per unit area, so n is equal to फर्मी वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई. ठीक है, दिस इज फर्मी वेक्टर with n where n is your number of electron per unit area. So how you are going to find n, so your n is basically z divide by a square, that is the square lattice. हमारे पास स्क्वायर लेटिस के लिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर. तो इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ n, दिस इज फॉर हमें स्क्वायर लेटिस के लिए निकालना है. ठीक है, यहां पर देखोगे आप, दिस इज फॉर स्क्वायर लेटिस विथ साइड ए, तो उसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर. सो पुट दिस वैल्यू हेयर, सो इट इज z अपॉन a स्क्वायर k स्क्वायर f डिवाइड बाय 2 पाई. So multiply this 2 pi this side, so kf will be 2 pi z divided by a square and its square root. So Fermi vector is equal to square root 2 pi z divided by a. ठीक है,
ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेट करते हैं फर्मी वेक्टर फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। वी नो वो कितना होता है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। नाउ कंपेयर with k for this Fermi vector that is in 2D versus Brilliant zone। सो हमारे पास ये किसके, देखो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे डेट इज k फॉर फर्मी वेक्टर इन 2D एंड k फॉर ब्रिलियंट जोन। सो ब्रिलियंट जोन के लिए हमारे पास क्या होता है फर्मी वेक्टर पाई बाई ए, एंड ये किसके इक्वल है 2πz डिवाइड बाई ए। सो ए विल कैंसल ऑन बोथ साइड, आपके पास ये कितना आएगा √2πz डिवाइड बाय पाई। ठीक है, ये रेशो आपके पास आया। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं एक बार। सो के एफ डिवाइड बाय के फॉर ब्रिलियंट जोन इज √2πz डिवाइड बाय पाई। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर फॉर लिथियम एंड magnesium. So for lithium my Z is how much 3, and for magnesium my Z number is 12. So if you put 3 and 12 here, so this ratio will come out to be, so ratio for lithium will come out to be 0.8, and for magnesium, since it is directly proportional to square root Z, so it will be higher for, obviously for magnesium it will be higher, so it will come out to be roughly 1.13। ठीक है, नाउ अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं थोड़ा सा। देखो आपके पास अगर ये पॉइंट्स हैं, दीज आर लैटिसेस पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तो योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन विल बी समवेयर, लेट्स से आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इट इज लाइक दिस एट -π/a एंड +π/a। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ठीक है, एट -π/a टू +π/a। नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ योर द रेशियो, ठीक है, अब अगर आप इसके लिए फर्मी वेक्टर ड्रॉ करते हो फॉर लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो वो कहां पे लाई करेगा। देखो उसके लिए मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूं, तो ये इनके बीच में होता है। So these two circle will lie somewhere in this region। तो आपका जो 0.8 का रेशियो है इट विल बी बिटवीन this, so 0.8 will be somewhere here, okay, this ratio, and the ratio 1.13 will be somewhere here, it will be bigger than this, and but it will lie within this yellow boundary, okay। So this bigger one is for magnesium, this is the Fermi circle, and this lower one is for lithium। So we have shown that the Fermi circle for lithium lie within the first brilliant zone, these lines are first brilliant zone, and the Fermi circle for magnesium lie beyond the first brilliant zone, that is away from the, see everywhere it is beyond। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन माई बेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।